चर्चा समाप्त होने जा रही है। चर्चा का आरंभ काम रोको प्रस्ताव के रूप में हुआ था। बाद में अधिकाधिक लोग चर्चा में भाग ले सकें, इस दृष्टि से उसका रूपांतर 184 में किया गया। लंबी चर्चा हुई है, अच्छी चर्चा हुई है। इस प्रकार की चर्चा जो प्रश्न हैं उन पर न केवल सदन का ध्यान केंद्रित करती है, मगर बाहर भी ये विश्वास जगाती है कि अभी सब कुछ समाप्त नहीं हुआ है, अभी भविष्य के लिए आशा बाकी है। प्रस्ताव के दो भाग हैं। एक बिहार की हाल की घटनाओं पर चिंता। मैं देख रहा हूं कि इस चिंता में सारा सदन सहभागी है, उस चिंता में सारा देश भागीदार है। लेकिन उसका एक और भाग है प्रस्ताव का, जिसके बारे में गृह मंत्री महोदय ने कहा है कि वो उससे सहमत नहीं हो सकते। मैं जानता हूं उनकी कठिनाई है, लेकिन दूसरा भाग भी महत्वपूर्ण है। केवल चिंता का प्रकटीकरण पर्याप्त नहीं है। ये देश की सर्वोच्च प्रतिनिधि संस्था है। भारत संसार का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। केंद्रीय सरकार इस सदन के प्रति उत्तरदायी है। केंद्रीय सरकार पर सारे देश का दायित्व है। केवल चिंता प्रकट करके तो हम अपने कर्तव्य की तिश्री नहीं समझ सकते। लोग शासन से कुछ और अपेक्षा करते हैं। केवल भावों का व्यक्तीकरण नहीं, ठोस आचरण की अपेक्षा करते हैं। और इस मामले में सरकार ने कोताही से काम लिया, ये बात स्पष्ट है। मुझे आश्चर्य हुआ कि प्रधानमंत्री जी ने सरकार की अकर्मण्यता पर पर्दा डालने के लिए सीबीआई जो कुछ कर रही है उसका सारा श्रेय स्वयं ले लिया। मैं उनके शब्दों को उद्धृत करना चाहता हूं। The other point to which I would like to draw your attention to is, after all, who has charge sheeted Shri Lalu Prasad Yadav, the CBI. Whose agency is the CBI Center? In which department of the Government of India does CBI function? The Prime Minister's office. If this is passivity, I do not know what is activity. If there is passivity, that the department functioning directly under my charge not only does it charge sheet, but also does it oppose the anticipatory bail, then with what base, at which level, and how am I accused of passivity? Unquote. सीबीआई ने जो कुछ किया वो सरकार दावा कर रही है कि उसने किया।
लेकिन उस दिन प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था, और ये बात सच भी है, कि सीबीआई अदालत के दिशा निर्देश में काम करे। सीबीआई एक स्वायत्त संस्था है। अब अगर सीबीआई के सब अच्छे कामों का श्रेय प्रधानमंत्री और सरकार लेना चाहेगी, तो सीबीआई की विफलताओं के लिए, सीबीआई की कमियों के लिए, खामियों के लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या तब केंद्र सरकार दोषारोपण से बच सकती है? क्या तब ये कहा जाएगा कि सीबीआई स्वायत्त है, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है? अच्छा काम करेगी, कोई बधाई का काम करेगी, तो कहा जाएगा कि हम कर रहे हैं। मेरा निवेदन है कि एक विभाजक रेखा स्पष्ट होनी चाहिए और केंद्र की सर्वोच्च जांच एजेंसी के रूप में सीबीआई की स्वायत्तता की रक्षा की जानी चाहिए। उस दिन प्रधानमंत्री ने एक वाक्य और कहा जो मुझे खटक रहा है। जब ये खबर आ गई कि एंटीसिपेटरी बेल या स्वीकार कर दिया गया है और प्रश्न पूछा जा रहा था, अब आगे क्या, आगे क्या? आज भी ये प्रश्न पूछा जाएगा कि आगे क्या? तो प्रधानमंत्री ने कहा, I only assure that the government will take due cognizance of it and will not be found wanting, but it will not act in a hurry, because I must see to it that legality is preserved and the rule of law is upheld. उनकी अंतिम बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। कानून की रक्षा होनी चाहिए और कानून के राज्य की भी रक्षा होनी चाहिए, लेकिन सरकार कोई कदम जल्दबाजी में नहीं उठाएगी। एक और कहा जा रहा है कि सीबीआई कदम उठा रही है, सीबीआई ने जो कुछ किया है उसके परिणाम निकल रहे हैं, और दूसरी ओर कहा जा रहा है कि अब सरकार कोई जल्दबाजी में कदम नहीं उठाएगी। तो सरकार क्या करेगी? किसके माध्यम से सरकार धीरे कदम उठाती है, जल्दी कदम उठाती है, या बिल्कुल कदम नहीं उठाती? इस स्थिति का स्पष्टीकरण कैसे होगा? अब एक नई परिस्थिति पैदा हो गई। जनमत के दबाव में मैं कहूंगा, और ये बड़ी खुशी की बात है, बड़े संतोष की बात है कि मतभेदों के बावजूद सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने इस सिद्धांत के साथ, इस परंपरा के साथ सहमति प्रकट की कि अगर चार्जशीट लग जाती है और चार्जशीट में किसी नेता के खिलाफ प्रथम दृष्टि में मामला बनता है और मामला अदालत में जाने के लिए तैयार है, तो उस राजनेता को सत्ता के पद से हट जाना चाहिए, त्यागपत्र दे देना चाहिए। ये इस चर्चा की बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। सबकी राय थी, जो संयुक्त मोर्चे में शामिल दल हैं उनके भी प्रमुख नेताओं की राय थी, जो नहीं है वो उनकी भी राय थी। उस दिन मैंने कहा था कि ये परंपरा हमारे यहाँ चलती रही है, गनीमत है इस परंपरा पर देश कायम है। लेकिन मैंने उस दिन पूछा था कि अगर कोई त्यागपत्र न दे तो फिर पूछा गया कि क्या आप 356 की वकालत करते हैं, क्या उसके समर्थक हैं? आज मेरे मित्र श्री जॉर्ज फर्नांडिस ने कुछ और भी रास्ते बताए। उस दिन श्री सी सुब्रमण्यम ने उस स्वतंत्रता के आयोजन के लिए तैयारी करने वाली समिति में भी कुछ सुझाव दिए थे। मुझे आश्चर्य, गृह मंत्री ने ये कैसे नहीं सुना? मैंने उस दिन तीनों बातें कही थी। समझा बुझाकर बिहार के मुख्यमंत्री को त्यागपत्र देने के लिए तैयार किया जाए,
राज्यपाल महोदय अपना दूसरा कदम यह कि राज्यपाल महोदय अपना प्लेजर विड्रॉ कर सकते हैं, राज्यपाल को इस बात का अधिकार है। और तीसरा फिर और कोई रास्ता नहीं है तो 356 है, उस पर बहस चलेगी। अभी तक यूनाइटेड फ्रंट ने 356 खत्म करने का फैसला नहीं किया, इस बात का मैंने उस दिन उल्लेख किया था। अब बिहार में एक नई परिस्थिति पैदा हो गई है, त्यागपत्र हो गया। पुराने मुख्यमंत्री ने पद छोड़ दिया मगर सत्ता घर में रखी है, सत्ता नहीं छोड़ी है। अब पति की जगह पत्नी हो सकती है या नहीं हो सकती, ये सवाल नहीं है। यहां पत्नियां चुनाव जीत कर आईं, चुनाव लड़ कर आईं। इस तरह से अचानक थोप नहीं दी गई। महिलाएं राजनीति में आए, अगर उनकी पृष्ठभूमि हो, बड़ी खुशी की बात है। हमने उत्तर प्रदेश में एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है, अगर बिहार इस मामले में होड़ करना चाहता है तो कोई आपत्ति नहीं। लेकिन यह मामला इतना सरल नहीं है। ये इस गुत्थी उलझी हुई है। आखिर श्री लालू प्रसाद यादव से मुख्यमंत्री के नाते त्यागपत्र क्यों मांगा जा रहा था? चार्जशीट लग गई, एक कारण यह था, और दूसरा कारण यह था कि अगर वो अपने पद पर बने रहते हैं, अगर सत्ता उनके पास रहती है, तो जो आरोप लगे हैं उनकी निष्पक्ष जांच संभव नहीं होगी। जांच को प्रभावित किया जा सकता है, गवाहों को जांच देने के काम से रोका जा सकता है, मुकदमे को गलत दिशा देने की पूरी कोशिश हो सकती है। क्या यह संभावना खत्म हो गई? क्या पर्दे के पीछे से अब सत्ता का संचालन नहीं होगा? और मुझे आश्चर्य है कि वहां मतदान हुआ था और सत्ता पक्ष के पास बड़ा बहुमत है, प्रचंड बहुमत है। उसमें से कोई एक व्यक्ति नहीं निकला जिसे बिहार का मुख्यमंत्री बनाया जा सके। अगर बिहार की विधानसभा में कोई नहीं था तो लोकसभा से अच्छे लोग यहां मौजूद हैं। ऐसा पहले और प्रदेशों में भी हो चुका है कि लोकसभा से इस्तीफा दिलाकर और मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं, लेकिन इसका भी अवलंबन नहीं लिया गया। न बिहार विधानसभा के सदस्यों पर भरोसा है, न लोकसभा के राष्ट्रीय जनता दल के सदस्य में से किसी एक को इस लायक समझा गया। अगर भरोसा है तो पत्नी पर है और किसी पर भरोसा है। क्या इसके पीछे भावना क्या है? इसके पीछे इरादा क्या है? आखिर श्री लालू प्रसाद यादव अपने पद से हटने में इतना विलंब क्यों कर रहे थे? कहीं इसके मन में इसके मूल में यह भावना तो नहीं है कि पद से हटते ही, सत्ता के जाते ही सारा घोटाला अपने भयावह तथ्यों के साथ सामने आ जाएगा, और केवल चारा घोटाला नहीं तो और भी जो घोटाले हुए हैं वो भी प्रकाश में आ जाएंगे, और फिर उनके लिए सार्वजनिक जीवन में रहना मुश्किल हो जाएगा। आखिर अपने दल पर अविश्वास का इतना बड़ा कारण क्या है? और इसीलिए मैं ये प्रश्न फिर से गृह मंत्री महोदय और प्रधानमंत्री भी विराजमान हैं, उनके सामने इसको उपस्थित कर रहा हूं। क्या पति की जगह पत्नी के मुख्यमंत्री बनते ही बिहार में ये स्थिति पैदा हो जाएगी कि निष्पक्ष रूप से मुकदमा चल सके?
मैं सीबीआई का उल्लेख कर रहा था। उस दिन जब सीबीआई के जज ने वारंट जारी करने का मन बना दिया, वारंट जारी कर दिया, तो भी वो वारंट लागू क्यों नहीं हुआ? सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने से पहले उस वारंट पर तामील हो सकती थी और पूर्व मुख्यमंत्री उस वारंट के अंतर्गत गिरफ्तार हो सकते, लेकिन विलंब हुआ। इस संबंध में अलग अलग बातें कही जा रही हैं। अब तो प्रचंड बहुमत है। कांग्रेस अब तटस्थ नहीं रही। कांग्रेस ने सत्ता पक्ष के साथ वोट दिया है, वोट की जरूरत नहीं थी। बिना कांग्रेस के समर्थन के भी उनके पास बहुमत था, लेकिन कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के बारे में कुछ भी बातें कहे, लेकिन जब वक्त आता है, जब कांग्रेस कसौटी पर कसी जाती है तो विफल हो जाती है। क्या औचित्य है? किस लिए? या इसका कारण यह है कि कांग्रेस के नेता भी चारा घोटाले में फंसे हुए हैं। अभी गृह मंत्री महोदय कह रहे थे कि सब दल, हाँ वो जेल में, और हमने उनका जेल भेजे जाने का हमने स्वागत किया। अध्यक्ष महोदय, अभी गृह मंत्री कह रहे थे कि सब दलों को मिलकर फैसला करना चाहिए, सब दलों को। उन्होंने इस बात पर फिर से जोर दिया, सबको, बिना किसी अपवाद के। ये अपवाद मौजूद है। वोट दिया, आज मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। कहते हैं कुल मिलाकर अब 75 मंत्री हो जाएंगे। हाँ, 75 के करीब मंत्री हो जाएंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चे के साथ कैसा समझौता हुआ, उसमें विस्तार से जाने की जरूरत नहीं। अब अगर वहां सत्ता का स्वरूप यही रहता है जो प्रकट हुआ है पूर्व मुख्यमंत्री के त्याग पत्र के बाद, तो ये आशा करना दुराशा मात्र होगी कि इस घोटाले की ठीक से जांच हो सकेगी, अपराधियों को दंड मिल सकेगा। श्री लालू प्रसाद यादव से हमारी कोई दुश्मनी नहीं, वो तो हमारे साथ इमरजेंसी के विरुद्ध लड़ने वालों में थे, सरकार में थे। लेकिन अगर वो वित्त मंत्री भी थे और मुख्यमंत्री भी थे, और जॉर्ज फर्नांडिस ने सारा कच्चा चिट्ठा पढ़ के बताया किस तरह से चारे घोटाले में जो धन गमाया जा रहा था, जो धन लूटा जा रहा था, उसकी राशि बढ़ती गई। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल को धन्यवाद है। लोकतंत्र के लिए आशा है, भविष्य है। इसीलिए मैंने कहा था कि अलग अलग संस्थाएं अगर सक्रिय रही तो फिर इस तरह के घोटाले प्रकाश में आएंगे और न सदन बर्दाश्त करेगा, न देश बर्दाश्त करेगा। लेकिन अब जो नई परिस्थिति पैदा हो गई है, उसमें केंद्र क्या विचार कर रहा है? प्रधानमंत्री कहते हैं वो जल्दी नहीं करेंगे, आप धीरे ही करिए। कितने धीरे? क्या करेंगे? ये पारिवारिक मामला है। मैं नहीं समझता प्रधानमंत्री ने ऐसा कहा है कि पारिवारिक मामला है। नहीं, उन्होंने मजाक में कहा। बात है, ना मजाक में ना सीरियसली, मैंने कही नहीं।
अध्यक्ष महोदय, भ्रष्टाचार परिवार का मामला नहीं हो सकता। मैं यही कह रहा हूं, मैंने कहीं नहीं कहा। ठीक है, मुझे आपसे यही आशा थी। नहीं, मैं बैठ नहीं रहा हूँ। अच्छा बात कर रहे हैं। ब्रिजभूषण सिंह की पत्नी को जो आपने टिकट दिया था, उनका बैकग्राउंड था, आपने कहा अभी बैकग्राउंड है कि नहीं पॉलिटिकल, और वो 25 साल तक लालू प्रसाद यादव के साथ पॉलिटिकल लाइफ लीड करने का काम किया है। अच्छा। और सक्षम मुख्यमंत्री होगी इस प्रदेश की, जिसको 194 मत मिले हैं, और ये पता चल जाएगा आपको। महिला विरोधी है आप। अध्यक्ष महोदय, मुझे तो श्रीमती यादव की योग्यता के बारे में, क्षमता के बारे में मैं कोई विवाद उठाना नहीं चाहता। ये आपने अभी कहा है। मैं दूसरा मुद्दा उठा रहा हूं। मैं तथ्य का तो वर्णन करना पड़ेगा कि वो विधानसभा में नहीं है, न परिषद में है, अचानक मुख्यमंत्री बना दी गई है। इस सदन में भी ऐसे लोग बने हैं, प्रधानमंत्री ऐसा नहीं बर्दाश्त किया जा सकता है। ऐसा कैसा कहाँ खड़े होकर सर, दिस इज गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 3 days। दिस इज गोइंग ऑन फॉर द लास्ट 3 days सर। 8 घंटे में 7 घंटे यही बोला है। 8 घंटे में 7 घंटे ये बोला है। प्लीज अध्यक्ष महोदय, प्लीज अलाउ। वहां की विधानसभा में जो विश्वास का प्रस्ताव पेश किया गया था, उसमें प्रस्ताव के खिलाफ 110 वोट पड़े और भारतीय जनता पार्टी, समता पार्टी को छोड़कर सीपीआई, सीपीएम, जनता पार्टी, जनता दल, इन्होंने इकट्ठे होकर वोट किया। बहुमत है, बहुमत तो है, लेकिन क्या लोकतंत्र केवल अल्पमत और बहुमत का खेल है? क्या लोकतंत्र का आधार नैतिकता नहीं है? क्या संसदीय औचित्य का कोई प्रश्न नहीं है? प्लीज। वो बहुमत किस तरह से बनाया गया इसका मैं पहले उल्लेख कर चुका हूं। लेकिन अगर मान लीजिए बहुमत है और उस बहुमत के चलते जो सत्तारूढ़ हैं वो रूल ऑफ लॉ इसमें बाधक बनते, वो अपने खिलाफ जो भ्रष्टाचार के आरोप हैं उनकी जांच में रुकावट डालते, तो क्या इसलिए सब कुछ आंख मूंद कर सहन कर लिया जाएगा कि विधानसभा में बहुमत है? जनमत अपना असर डालेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन केंद्र सरकार को भी इस मामले में अधिक सकर्मण्य होना होगा, अधिक जागरूक होना होगा। केंद्र सरकार हस्तक्षेप के अनेक तरीके निकाल सकती है। अभी गृह मंत्री ने माना कि वो राज्यपाल से रिपोर्ट लेते रहे और ये राज्यपाल का काम है कि रिपोर्ट भेजे। उन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में भी राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी थी, शायद महाराष्ट्र के बारे में भी रिपोर्ट मांगी होगी, मगर रिपोर्ट क्या कोई एक डाक से आने वाला दस्तावेज है जो पटना से रवाना किया जाता है और जो दिल्ली में प्राप्त कर लिया जाता है और उस रिपोर्ट पर चर्चा नहीं होती, उस रिपोर्ट के आधार पर निर्णय नहीं होते, फैसले नहीं होते? ऐसी रिपोर्ट तो नहीं हो सकती। आखिर गवर्नर जो बैठा हुआ है वो केंद्र की आंख है, केंद्र की तरफ से सब देखता है। और बिहार की स्थिति जिस तरह से बिगड़ती गई, विरोधी दल के नेता लगातार गवर्नर से मिलकर
और उनको समझाते रहे। उस दिन भी शपथ लेने में इतनी जल्दी की गई कि जिसका कोई औचित्य नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल की कितने सदस्यों की संख्या उपस्थित थी, यह विवाद का विषय है। विरोधी दल के नेता प्रतिनिधिमंडल के रूप में गवर्नर से मिलना चाहते थे शपथ के पहले। गवर्नर ने कहा कि नहीं, अब मुलाकात होगी तो शपथ के बाद होगी। क्या इसमें केंद्र ने कोई इशारा किया था? यह सरकार कैसे बनी, इतनी जल्दी कैसे बनी? और सरकार बनने के बाद क्या? ये कोई लोकतंत्र कोई मजाक नहीं है, कोई खेल नहीं है। ये बिहार कोई किसी की संपत्ति नहीं है, ये जागीर नहीं है। आखिर बिहार इस देश की पवित्र भूमि का एक हिस्सा है। और अगर एक जगह भ्रष्टाचार की जीत होती है, अगर एक जगह नैतिकता, राजनीतिक नैतिकता की पराजय होती है, तो उसके देशव्यापी दुष्परिणाम होंगे। अध्यक्ष महोदय, जब देश 50वीं जयंती मनाने की तैयारी कर रहा है स्वतंत्रता की, ये देश के राजनीतिक वातावरण में शुद्ध हवा के झोंके की बहुत जरूरत है। इसके बिना देश की जनता को, मेहनतकश जनता को अधिकाधिक परिश्रम करने के लिए, ईमानदारी से अपने कर्तव्य का पालन करने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता। और इसलिए प्रधानमंत्री के किसी वक्तव्य से, गृह मंत्री के किसी भाषण से यह ध्वनि नहीं निकलना चाहिए कि हम क्या कर सकते। संविधान के अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। लोक शक्ति जगाने का काम हो सकता है। बिहार में लोक शक्ति ने जागकर परिवर्तन लाया था, लेकिन तब सत्ता हमारे हाथ में नहीं थी। सत्ता भ्रष्टाचारियों के हाथ में थी। आज फिर सत्ता भ्रष्टाचारियों के हाथ में पहुंच गई है, लेकिन आज सब लोग सरकार की तरफ देखते हैं। और इसमें सरकार को अपनी अकर्मण्यता स्वीकार करना चाहिए और भविष्य में कर्मण्यता का सदन को आश्वासन देना चाहिए। मैं सब सदस्यों को धन्यवाद देता हूं, उन्होंने इस चर्चा में भाग लिया और मैं चाहूंगा कि मेरा प्रस्ताव स्वीकार किया जाए। I shall now put the amendment to the motion moved by Sri Atal Bihari Vajpayee to the vote of the House. That is, that the amendment moved by Sri Atal Bihari Vajpayee be adopted. Those in favor may say ayes. Those against may say no. I think the ayes have it. The ayes have it. The amendment is adopted. I shall now put the motion as amended, moved by Sri Atal Bihari Vajpayee to the vote of the House. The question is that the motion that this House expresses concern over the serious situation arising out of the passive attitude of the central government over recent developments in Bihar be adopted. Those in favor may say ayes. Those against may say no. I think the noes have it, the motion is negative.